हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका स्वागत करता हूं स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना टॉपिक है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अभिप्रेरणा होती क्या है, ठीक है। और उसके साथ साथ अभिप्रेरणा का मीनिंग और ज्यादा क्लियर हो, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा की परिभाषाओं को भी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, स्टार्ट करते देखिएगा। तो अपना हेडिंग क्या हो गया यहाँ पर, अभिप्रेरणा। अपना हेडिंग क्या हो गया यहाँ पर, अभिप्रेरणा। अब एक चीज देखिएगा, सबसे पहली चीज, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको इंग्लिश में, मोटिवेशन। देखिएगा स्टूडेंट्स, इंग्लिश में हमने इसको क्या कहा, मोटिवेशन कहा। तो अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं, लेकिन ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, मोटेम शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है, मोटेम शब्द से बना है। देखिएगा, लिख देता हूं मैं यहां पर, अभिप्रेरणा शब्द, अभिप्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के, ये क्वेश्चन आया हुआ सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, इतना सीरियसली लाइटली मत लेना इसको। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, मोटम से बना है। कौन से शब्द से बना है, मोटम से बना है। जिसका अर्थ है टू मूव या गति कराना। जिसका अर्थ क्या है, टू मूव या गति कराना। बिल्कुल आपकी अभिप्रेरणा क्या करती है, आपको गति कराती है। आपकी अंगुली पकड़ के जो आपको गति करवाती है, और ये आपको तब तक गति करवाती है जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपके जीवन में सबसे ज्यादा कोई जरूरी चीज है तो वो है आपका मोटिवेशन। इफ यू आर हाईली मोटिवेटेड and your target is very big, then you achieve all that things। भाई जितनी ज्यादा आप में अभिप्रेरणा की मात्रा होगी, उतना ही बड़ा आपका लक्ष्य होगा। उसी अनुपात में आप मेहनत करोगे तो आपके उतनी ही अधिक मात्रा में आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो बिगुल बजा दो स्टूडेंट्स, क्योंकि 25 अप्रैल आपके डेट दी जा चुकी है। तो जितना आप हाईली मोटिवेटेड रहोगे, जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे, आप सिलेक्शन दोगे और उसके साथ साथ आप अच्छी रैंक लेके आओगे, उतना ही अच्छा आपको जॉब करने में मजा आएगा। मनचाही जगह पे आपको पोस्टिंग भी वहां पर मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभिप्रेरणा जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। ये मोटिवेशन शब्द है, ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना हुआ है, मोटेम से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू मूव। जिसका अर्थ क्या होता है, टू मूव, अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, गति कराना कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कराना कहते हैं। तो ये मोटेम का अर्थ क्या हो गया, हम लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट में चलेंगे। आपको ये याद रखना है कि मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना हुआ है, मोटम से, जिसका अर्थ क्या है, टू मूव, अर्थात गति कराना। ये काम की चीज है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ भी है। तो देखो, मैंने आपको जब अधिगम टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अभिप्रेरणा के द्वारा ही व्यक्ति क्या करता है, अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है। आप दुनिया का कोई भी कार्य प्रारंभ करो, वो बिना अभिप्रेरणा के प्रारंभ होगा ही नहीं। तो जब कार्य प्रारंभ ही नहीं होगा तो गति कैसे होगी। तो अभिप्रेरणा के द्वारा ही आपका कार्य प्रारंभ होता है। अभिप्रेरणा के द्वारा ही आप क्या करते हो, अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हो। और अभिप्रेरणा जो है आपके लिए एक प्रेरक बल का कार्य करती है, जो कि आपको मूव करने का कार्य करती है, आपको गति करवाने का कार्य करती है। यदि आप अभिप्रेरित हो तो आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार क्या रहोगे, गतिमान आप रहोगे। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने यहां पर एक नाम लिया है जो सीधा सीधा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरणा क्या है, एक प्रेरक बल है। अभिप्रेरणा क्या है, एक प्रेरक बल है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, निम्न में से प्रेरक बल किसको कहा गया है। ऑप्शन में आपको दे दिया बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, अभिप्रेरणा। क्यों, क्योंकि अभिप्रेरणा एक प्रेरक बल है, वही आपके कार्य को आरंभ करवाता है और वो आपको लगातार जारी रखता है। कब तक, जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी स्टार्टिंग से लेके
एंड तक यदि अभिप्रेरणा बनी रहेगी तब जाके आप जो है अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। नोट डाल के लिख रहा हूं और ये 2000 का नोट है, पिंक कलर वाला नोट है स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा। देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं। अभिप्रेरणा एक प्रेरक बल है। अभिप्रेरणा क्या है? एक प्रेरक बल है। बहुत काम की चीज है ये। अब इसी में मैं आपके एक दूसरा पॉइंट और लिख रहा हूं। अभिप्रेरणा के द्वारा ही लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। अभिप्रेरणा के द्वारा ही क्या किया जाता है? लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। और तीसरी चीज इससे भी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको करूंगा, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा अभी कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति की आंतरिक दशा होती है। अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति की कैसी दशा होती है? आंतरिक दशा होती है। कैसे? अभी बात करते हैं, देखिएगा, ब्लॉक बना देता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो, पहली बात मैंने क्या बताया? अभिप्रेरणा क्या है? एक प्रेरक बल है। क्यों? क्योंकि आप में प्रेरणा का संचार करता है, एक बल का कार्य करता है और ये शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहती है। समझा दिया था। सेकंड थिंग, अभिप्रेरणा के द्वारा ही क्या किया जाता है? लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। किसी का लक्ष्य छोटा होता है तो किसी का बड़ा होता है, लेकिन लक्ष्य का निर्धारण करने में अभिप्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। यदि आप मोटिवेटेड हो तभी आप अपने टारगेट को आप डिसाइड करोगे कि भाई मुझे करना क्या है, मुझे रीट की तैयारी करनी है, आरएस की करनी है, कॉलेज लेक्चरर की करनी है। तो सबसे पहले अपन लक्ष्य का निर्धारण करेंगे, ठीक है, फिर उस लक्ष्य के लिए कार्य को प्रारंभ करेंगे। दोनों के लिए किस चीज का होना जरूरी है? अभिप्रेरणा का। फिर देखो, मैंने एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट किया है, इसको अपन समझते हैं कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति की कैसी दशा होती है? आंतरिक दशा होती है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो, अभिप्रेरणा के प्रकार तो दोनों ही होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा भी होती है और बाहरी अभिप्रेरणा भी होती है। तो फिर इसको आंतरिक दशा क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि यदि आपका सेल्फ मोटिवेशन कार्य नहीं कर रहा है तो बाहरी अभिप्रेरणा की भूमिका बिल्कुल 0% हो जाएगी। तो एक व्यक्ति की सफलता में सबसे ज्यादा जो भूमिका होती है उसके सेल्फ मोटिवेशन की होती है, उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा की होती है। यदि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं है तो बाहरी मोटिवेशन उसके काम नहीं आएगा। ठीक है ना? कैसे? यदि आपकी खुद की पढ़ने की इच्छा ही नहीं है तो घर वाले आपको कितना ही डरा ले, धमका ले, आपको जबरदस्ती आपके हाथ में किताब क्यों न थमा दे, आप कर लोगे क्या पढ़ाई? नहीं। आप पढ़ाई तभी करोगे जब आपकी खुद की इच्छा शक्ति होगी, जब आपका खुद का विल पावर होगा। यानी वहां पर आपका कौन सा मोटिवेशन काम आ रहा है? सेल्फ मोटिवेशन काम आ रहा है, आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा काम आ रही है। इसलिए अभिप्रेरणा को क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति की आंतरिक दशा कहा गया है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये वो चीज है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। क्वेश्चन कैसा आएगा? नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बहुत छोटा टॉपिक है अभिप्रेरणा, फिर भी 2 क्वेश्चन आएंगे, वो दोनों क्वेश्चन बहुत लेवल के होंगे। 4 ऑप्शन आएंगे तब जाके आप सही कर पाओगे। क्वेश्चन होगा अभिप्रेरणा के बारे में असत्य कथन कौन सा है? पहला, अभिप्रेरणा लैटिन भाषा के मोटम से बना है जिसका अर्थ है गति कराना, बिल्कुल राइट ऑप्शन। दूसरा, अभिप्रेरणा एक प्रेरक बल है। तीसरा, अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक दशा होती है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की बाहरी दशा होती है। तो चौथा ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा। ये आप कब कर पाए? जब आपको पता है कि जब तक आंतरिक अभिप्रेरणा कार्य काम नहीं कर रही है, जब तक सेल्फ मोटिवेशन कार्य नहीं कर रहा है, तब तक बाहरी अभिप्रेरणा की भूमिका बिल्कुल किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूं कि घरवाले मतलब जो है, जब मैं कॉलेज में था तो सुबह 4 बजे उठा देते थे। मम्मी चाय भी बना के देती थी, लेकिन मैं चाय पी के 10-15 मिनट टाइम पास करता, लाइट ऑन रखता और फिर मैं सो जाता था। लाइट इसलिए ऑन रखता ताकि घर वालों को लगे कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। तो वहां पर घर वाले मेरे को बाहरी मोटिवेशन दे रहे हैं,
क्या पढ़ाई हुई क्या? क्यों क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं आंतरिक रूप से मोटिवेटेड नहीं था। यदि मैं खुद सेल्फ मोटिवेटेड भी होता, फिर घर वाले जो है बाहरी मोटिवेशन भी दे रहे हैं, जब दोनों चीजें मिल जाती तो कार्य और ज्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन ये कार्य स्टार्ट ही क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर आंतरिक अभिप्रेरणा थी ही नहीं, उसकी यहां पर क्या थी? कमी थी। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये पढ़ते हैं अपन इसको। ये एक स्लाइड आपके लिए तैयार की गई है, हमने पढ़ा वही चीज है, एक बार देख लेते हैं। देखो, अभिप्रेरणा अंग्रेजी के मोटिवेशन, पता ही अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है, बिल्कुल पता है। मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, पढ़ा था हमने, लैटिन भाषा के शब्द किससे हुई है? मोटेम से हुई है, पढ़ा था हमने। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ क्या है? टू मोशन। जिसका अर्थ क्या है? टू मोशन, या इसी को ही क्या कहते हैं? गति कराना। टू मोशन भी कहते हैं और इसी को ही हम क्या कहते हैं? टू मूव भी कहते हैं। ठीक है, पढ़ लिया था हमने। अब आती है अपने अधिगम की परिभाषाएं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन अधिगम की परिभाषाएं पढ़ेंगे। हमने अभी क्या किया? अधिगम नहीं, सॉरी वो टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अभिप्रेरणा का अर्थ हमने पढ़ा, उसकी 3 विशेषताएं हमने बहुत अच्छे से पढ़ी, जहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा प्रायिकता रहेगी। अब हम पढ़ रहे हैं अभिप्रेरणा की परिभाषा, ताकि और ज्यादा आपका जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन अब क्या पढ़ेंगे? अभिप्रेरणा की परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी कौन कौन सी परिभाषा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम परिभाषाएं पढ़ते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट टू लास्ट हूबहू रटने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं स्टूडेंट्स यूं रटते रहते हैं, भूल जाते हैं। अरे अपना दिमाग वहां पर यूज करना है। हर परिभाषा में से कीवर्ड आपको पता करने हैं, वहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। हम स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं कार्टर वी गुड की परिभाषा। किसकी परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं? कार्टर वी गुड। ठीक है, या इतना भी लिखा हुआ था गुड की परिभाषा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रहा हूं। देखो, कार्टर वी गुड कहते हैं कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, उसे लगातार जारी रखने तथा उसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये तो फर्स्ट से लास्ट था, आपको केवल 3 शब्द याद रखने हैं। इन्होंने 3 बातें कही है, किसी क्रिया को या किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और उसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया है? नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। कैसे? इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। हो सके कार्टर वी गुड की परिभाषा पूछे ही नहीं है और कॉन्सेप्ट के रूप में पूछे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। लोग केवल परिभाषा को रट लेते हैं, उसी परिभाषा से मतलब मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं आता, क्योंकि रटने से साइकोलॉजी में काम नहीं चलता। अब इसको समझो। अकॉर्डिंग टू कार्टर वी गुड, मोटिवेशन इज टू स्टार्ट द वर्क। यहां पर आरंभ करने का मतलब है टू अराउज, जारी रखना टू सस्टेन, और नियंत्रित करना टू कंट्रोल। टू अराउजिंग, टू सस्टेन एंड टू कंट्रोल। टू अराउजिंग, टू सस्टेन एंड टू कंट्रोल। कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियंत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? अभिप्रेरणा कहा गया है। क्या कहा गया है? अभिप्रेरणा। तो परिभाषा तो हम अभिप्रेरणा की पढ़ ही रहे हैं। तो ये जो 3 नाम है स्टूडेंट्स, ये किसकी परिभाषा में आ रहे हैं? आपके कार्टर वी गुड की परिभाषा में आ रहे हैं। कैसे? मैं आपको बता देता हूं। बिना आप किसी कार्य को आरंभ करते हो, ये आपके आरंभ होता है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा के द्वारा। कहते हैं ना कि अभी पिछले रीट के एग्जाम में फर्स्ट लेवल में क्वेश्चन आया था
कि आरंभ और अंत का संबंध, किसी कार्य के आरंभ और अंत का संबंध किससे है? उसका आंसर था अभिप्रेरणा। यानी ये आपका कार्य अभिप्रेरणा के बिना प्रारंभ ही नहीं होगा। इफ यू आर मोटिवेटेड देन यू हैव टू डिसाइड योर टारगेट, योर गोल। ठीक है, लेकिन क्या केवल लक्ष्य का निर्धारण करने, केवल किसी कार्य को आरंभ करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी क्या? नहीं। उस कार्य को, उस लक्ष्य को सफल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार जारी रखना पड़ेगा। आप लगातार जारी कब रख पाओगे अपने आप को? जब आप क्या हो? मोटिवेटेड हो। जब आप क्या हो? वहां पर मोटिवेटेड हो। तो आपने किसी कार्य को आरंभ किया अभिप्रेरणा के द्वारा, वो जारी रह रहा, वो भी किसके द्वारा जारी रह रहा? अभिप्रेरणा के द्वारा। और यदि मान लो बीच में कभी वो मतलब बाधाएं आती है, बैरियर्स आते हैं, इस दौरान आप उस एक्टिविटी को, उस कार्य को क्या करते हो? कंट्रोल करते हो, नियंत्रित करते हो। तो ये नियंत्रित करने का कार्य भी आपके कौन करती है? अभिप्रेरणा करती है। तो सबसे पहले कार्य को आरंभ किया, फिर उसको जारी रखा, बीच में कुछ बाधाएं आई तो उसको क्या किया? कंट्रोल किया, तब जाके आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन कहते हैं? कार्टर वीगुड कहते हैं। अभी इनवर्टेड कॉमा में लिखा हुआ भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। तो कार्टर वीगुड 3 बातें करते हैं: आरंभ करना, जारी रखना, नियंत्रित करना। इतना ही याद रखना है। अब अगली परिभाषा अपन लेते हैं स्टूडेंट्स, डैशिल की परिभाषा लेते हैं। किसकी परिभाषा लेते हैं? डैशिल की। इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको नहीं मिलेगी। देखो पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं, ठीक है। चालक मनुष्य की शक्ति का, चालक मनुष्य की शक्ति का मुख्य स्रोत होता है। चालक मनुष्य की शक्ति का मुख्य स्रोत होता है। बहुत प्यारी परिभाषा है। कैसे होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, देखिएगा। बात हम यहां पर किसकी कर रहे हैं? चालक की। और ये क्या होता है? मनुष्य की शक्ति का मुख्य स्रोत होता है। कैसे? इसको रटना नहीं है। ये बात कौन कह रहे हैं? आपके डैशिल महोदय कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? डैशिल कहते हैं। देखो जब अपन आगे की क्लासेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन एक चीज पढ़ेंगे कि जो मोटिव होता है, जो प्रेरक जो होता है, वो 3 चीजों का योग होता है, एन, डी और आई। एन मतलब नीड, आवश्यकता, डी मतलब ड्राइव, चालक, और आई का मतलब होता है इंसेंटिव, प्रोत्साहन। यानी प्रेरक या प्रेरणा जो होती है वो किसके द्वारा बनती है? वो प्रेरणा आपको आवश्यकता के द्वारा प्राप्त होती है। उस प्रेरणा के लिए चालक का होना भी जरूरी है और प्रोत्साहन का होना भी जरूरी है। अब इन तीनों चीजों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चालक को किसने बताया है? डैशिल ने बताया। डैशिल कहता कि चालक मनुष्य की शक्ति का मुख्य स्रोत होता है। बिल्कुल होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। आप देखिएगा यहां पर कि चालक मनुष्य की शक्ति का मुख्य स्रोत कैसे होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मनुष्य को क्या लगी हुई है? भूख लगी हुई है, ठीक है। और उसको आवश्यकता किसकी है? भोजन की। उसको भूख लगी हुई है, उसको आवश्यकता किसकी है? भोजन की। तो आवश्यकता यहां पर भोजन की है और भूख जो है वो यहां पर क्या है? चालक है। भूख यहां पर क्या है? चालक है। तो ये जो चालक है ये व्यक्ति को तब तक लगातार जारी रखेगा, ये भूख इंसान को तब तक लगातार जारी रखेगी जब तक कि उसको क्या नहीं मिल जाए? भोजन नहीं मिल जाए। तो प्रत्येक आवश्यकता से क्या जुड़ा हुआ होता है? एक चालक जुड़ा हुआ होता है। वो चालक व्यक्ति की तनावपूर्ण स्थिति होती है। वो चालक व्यक्ति को तब तक लगातार जारी रखता है जब तक कि उस आवश्यकता की क्या नहीं हो जाती? पूर्ति नहीं हो जाती। फिर बता रहा हूं, आवश्यकता है भोजन की, उससे जुड़ा हुआ चालक क्या है? भूख। अब आपको लगातार जारी कौन रखेगा? आपकी शक्ति का मुख्य स्रोत कौन है? आप रोटी की तलाश में, आप भोजन की तलाश में क्यों हो? क्योंकि आपको क्या लगी हुई है? भूख लगी हुई है, ठीक है ना। या फिर आपको प्यास लगी हुई है, तो आपको आवश्यकता किसकी होगी? पानी की। तो वो प्यास आपके लिए किसका कार्य करेगी? चालक का कार्य करेगी। अभी आपको रोजगार की आवश्यकता है, तो यहां पर चालक का कार्य कौन कर रहा है? बेरोजगारी। वो बेरोजगारी आपको तब तक लगातार जारी रखेगी। बेरोजगारी मुख्य स्रोत का काम कर रही है या नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। और ये तब तक आपको लगातार जारी रखेगी जब तक कि आपको रोजगार नहीं मिल जाता, जब तक कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती। इसलिए मनुष्य की शक्ति का मुख्य स्रोत किसको कहा गया है? चालक को।
ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, परिभाषा वाली साइड ही हो जाए। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, मनुष्य की शक्ति का मुख्य स्रोत चालक को किसने बताया है? आंसर क्या आ जाएगा? डैशिल। अब तीसरी प्रायिकता में यहां पर इसको दूंगा परिभाषा को कि डैशिल के अनुसार चालक मनुष्य की शक्ति का मुख्य स्रोत होता है। तो देखो एक ही क्वेश्चन को कितने टाइप से मैंने आपको पूछना बताया? 3 टाइप से आपको पूछना बताया। ये दोनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। डैशिल को मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर चुका हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा देखिएगा स्टूडेंट्स, अपने अगली परिभाषा आती है गेट्स की। किसकी परिभाषा आती है? गेट्स की। मैंने आपको बताया था गेट्स हमेशा अपनी परिभाषा में कितनी बातें करता है? 2 बातें करता है। कितनी बातें करता है? 2 बातें करता है। अधिगम में भी 2 बातें की थी कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। यहां पर भी ये 2 बातें करेगा कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक मनोदशाएं होती है। कैसी मनोदशाएं होती है? शारीरिक तथा मानसिक मनोदशाएं होती है। तो गेट्स हमेशा अपनी परिभाषा में कितनी बातें करता है? 2 बातें करता है। गेट्स कहता है कि हमेशा घर के आगे कितने गेट लगाओ? 2 गेट लगाओ। कितने गेट लगाओ? 2 गेट लगाओ। ठीक है ना? तो एक कौन सा होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा का होगा, और दूसरा कौन सा होगा? आपके बाहरी अभिप्रेरणा का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में एक आपके परिभाषा आती है बीजेएस। किसकी परिभाषा आती है? बीजेएस, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन। क्या कहते हैं? ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन। बीजेएस, जोधपुर में एक बहुत बड़ी कॉलोनी भी है भाई, बीजेएस, बहुत बड़ी कॉलोनी बीजेएस। बी मतलब ब्लेयर, जे मतलब जोन्स, एस मतलब सिम्पसन। ये तो परिभाषा से जितना बड़ा तो नाम ही होगा। 3 लोगों ने मिलकर एक परिभाषा दी है, तो इसमें आपको पूरी परिभाषा याद करनी नहीं है। आपको 3 लोग हैं, 3 बातें ही आपको याद रखनी है। कितनी बातें याद रखनी है? 3 बातें आपको याद रखनी है, जिसमें से एक बात आपके आती है आंतरिक दशा, दूसरी बात आपको यहां पर याद रखनी है आवश्यकता, और तीसरी बात आपको यहां पर याद रखनी है वातावरण। किसकी बात याद रखनी है? वातावरण। इनमें से 2 बातें किसकी है? आंतरिक अभिप्रेरणा की है, और तीसरी बात जो है आपकी कौन सी अभिप्रेरणा की है? बाहरी अभिप्रेरणा की। तो ब्लेयर, जोन्स, सिम्पसन, 3 लोग, 3 बातें, आंतरिक दशा, आवश्यकता, वातावरण, इतना ही आपको याद रखना है। अभी हम आगे वहां परिभाषाएं पढ़ेंगे तो आपकी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एक और परिभाषा बताता हूं मैं आपको, वुडवर्थ। किसकी परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको? वुडवर्थ की। अभी हम वहां पर स्लाइड बनाई हुई है, वहां आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। वुडवर्थ की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, वुडवर्थ की परिभाषा में आपको केवल इतना ही याद रखना है, प्रेरणा प्लस योग्यता। प्रेरणा प्लस, इधर लिख देता हूं थोड़ा, वुडवर्थ की परिभाषा क्या है? देखिएगा, प्रेरणा प्लस योग्यता बराबर निष्पत्ति। परिभाषा में वर्ड यूज क्या किया गया? निष्पत्ति, जिसका मतलब क्या होता है? उपलब्धि, अचीवमेंट। अच्छे से समझना, बहुत प्यारी परिभाषा है, सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाई वुडवर्थ की परिभाषा ऐसे आपको प्लस माइनस किया हुआ नहीं दिया जाएगा। 3 वर्ड आपको याद रखना है, प्रेरणा, योग्यता, निष्पत्ति। ठीक है, ये 3 वर्ड याद है तो आपको वुडवर्थ की परिभाषा याद हो जाएगी कि आप इंसान को जो उपलब्धि मिलती है, जो निष्पत्ति, परिभाषा में वर्ड क्या यूज किया गया? निष्पत्ति। इसका अर्थ उपलब्धि होता है। समझने के लिए उपलब्धि समझ सकते हो, लेकिन वर्ड आपको निष्पत्ति याद रखना है कि निष्पत्ति जो है क्या केवल प्रेरणा से प्राप्त हो जाएगी क्या? नहीं, आप अभिप्रेरित हो, इसके द्वारा आपने कार्य को प्रारंभ कर लिया है, लेकिन आपको निष्पत्ति कब प्रारंभ होगी? जब प्रेरणा, अभिप्रेरणा होने के साथ साथ क्या होगी? आपके अंदर उस कार्य को अचीव करने की एबिलिटी भी होगी, उसके लिए आप में योग्यता भी होगी। क्या केवल कार्य प्रारंभ करने से जो है उपलब्धि या निष्पत्ति हासिल हो जाती है क्या? नहीं।
तो अभिप्रेरित थे आप, प्रेरणा के द्वारा आपने कार्य को आरंभ किया, फिर उसके लिए आप में योग्यता भी थी, एबिलिटी भी थी। तो प्रेरणा प्लस योग्यता दोनों चीजें जब साथ काम करती है तब जाके आपको क्या मिलती है, निष्पत्ति मिलती है, तब जाके आपको उपलब्धि प्राप्त होती है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्रेरणा प्लस योग्यता बराबर निष्पत्ति, ये बात किसकी परिभाषा में आएगी, आपके वुडवर्थ की। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। ये याद करने का तरीका मैंने डेवलप किया है ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी जोर नहीं आए। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते अपन आगे, देखिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये लो, ये परिभाषाएं हैं, है ना। इनको स्टार्ट करते हैं अपन। देखिएगा, सबसे पहले किसकी परिभाषा दी हुई है, गुड की परिभाषा। किसकी परिभाषा, गुड की। पढ़ा था हमने, गुड, कार्टर वी गुड, कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, नियंत्रित करने की प्रक्रिया। 3 ही वर्ड आपको यहां पर याद करना है। देखो मैंने बताया था, आरंभ करना, जारी रखना और नियमित, या इसी की जगह आपको वर्ड क्या मिल सकता है, नियंत्रित करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो आरंभ, जारी, नियमित या नियंत्रित करने को अभिप्रेरणा किसने कहा, कार्टर वी गुड ने पढ़ाया था। मैंने बताया था ना, ये रेड पेन से अंडरलाइन किए हुए वर्ड याद रखो, पूरा हूबहू याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखिएगा, वुडवर्थ। ये वुडवर्थ नहीं है भैया, ये क्या है, वुडवर्थ है। क्या है ये, लिख देता हूं इधर, वुडवर्थ। पहले इसकी पूरी परिभाषा पढ़ते हैं, फिर कीवर्ड। प्रेरणा से व्यक्ति की योग्यता का विकास होता है, और योग्यता एवं प्रेरणा से क्या संभव है, निष्पत्ति संभव है। देखो एक वर्ड यहां पर क्या आया, निष्पत्ति, उपलब्धि। ठीक है, एक वर्ड यहां पर क्या आया, प्रेरणा, और एक वर्ड यहां पर क्या आया, ये देखो, ये वर्ड आया योग्यता, एक वर्ड क्या आया, प्रेरणा, और इससे आपको क्या मिल गई, निष्पत्ति मिल गई। मैंने आपको बताया था वुडवर्थ क्या कहता है, प्रेरणा प्लस योग्यता बराबर निष्पत्ति। यानी आप में अभिप्रेरित भी हो, उस कार्य के लिए योग्य भी हो, तो आपको निष्पत्ति प्राप्त हो जाएगी, आपको उपलब्धि की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कौन कहते हैं, वुडवर्थ। देखो, योग्यता एवं प्रेरणा क्या हासिल हो गई, से निष्पत्ति या उपलब्धि संभव है। आ गया ना समझ में। तो पूरा याद रखना ही नहीं, आपको इतना याद रखना, वुडवर्थ बराबर क्या है, प्रेरणा प्लस योग्यता बराबर निष्पत्ति। याद करवाया था मैंने आपको। इसीलिए कहते हैं कि अपना दिमाग लगाओ, कोरिलेट करो, कोई ट्रिक बिठाओ, रटने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगली परिभाषा देखिएगा, अगला नाम आ रहा आपके, ये स्पिनर नहीं है भैया, ये स्किनर है। कौन है ये, स्किनर। मिसप्रिंट हो जाता है देखो कई बार। देखो स्किनर की तो परिभाषा लगभग सबको याद है, बहुत बार एग्जाम में आई हुई भी है, कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग, कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। यानी यदि आपको अधिगम करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो रास्ता है, जो सुपर हाईवे जो है, वो क्या होगी, अभिप्रेरणा। क्योंकि बिना अभिप्रेरणा के अधिगम करना संभव ही नहीं है। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ऐसा किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। देख लो, अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है, सर्वोत्कृष्ट क्या है, राजमार्ग है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगली परिभाषा आ रही है अपने, ये पीटी यंग है। क्या नाम है ये, पीटी यंग। लिख देता हूं मैं इधर, देखो, पीटी यंग। क्या नाम हो गया ये, पीटी यंग। ये लो, पीटी यंग। ठीक है, पीटी यंग क्या कहते हैं, इनकी परिभाषा देखिए। प्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया का विकास करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने, उसकी विधियों को क्या करने, नियमित करने की प्रक्रिया है। पूरा आपको याद करना ही नहीं है, मैंने आपको याद क्या रखना है, पीटी यंग क्या कहते हैं, यंग लोग जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, जागृत रहते हैं। परिभाषा देने वाले का नाम क्या है, पीटी यंग। जो लोग यंग होते हैं वो ऊर्जावान होते हैं, सक्रिय होते हैं, जागृत होते हैं। तो किसी क्रिया को जागृत करने की जो बात है वो कौन कर रहे हैं,
पीटी यंग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? पीटी यंग कर रहे हैं। तो आपको तो इतना ही याद रखना है, किसी प्रेरणा क्या करती है? व्यवहार को जागृत करवाएगी, फिर उस क्रिया का क्या करेगी? विकास करेगी। इतना याद रख लो भाई। किसी कार्य का विकास होगा क्या बिना जगे हुए, बिना जागृत हुए, बिना एक्टिव हुए उस क्रिया का विकास हो जाएगा क्या? नहीं, कभी नहीं। तो पीटी यंग, यंग बंदे क्या रहते हैं? जागृत रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो प्रेरणा किसी व्यवहार को जागृत करती है और उसका क्या करती है? विकास करती है और उसको नियमित करती है। प्रेरणा किसी व्यवहार को क्या करती है? जागृत करती है और उसका क्या करती है? विकास करती है, फिर उसको क्या करती है? नियमित करती है। ये बात कौन कह रहे हैं? आपके पीटी यंग। 3 नाम याद करने नहीं, 2 ही नाम याद रखो। प्रेरणा किसी व्यवहार को जागृत करेगी और उसका विकास करेगी। तो यंग लोग जागृत रहते हैं, उनका विकास जो है जल्दी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नाम बीजेएस, पढ़ा चुका हूं मैं। देखो, ब्लेयर जोन्स सिम्पसन, ये तो याद करने का तरीका है बीजेएस। बाकी नाम क्या है? ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन। ठीक है, तो 3 व्यक्ति हैं और अपनी परिभाषा में बातें भी कितनी करते हैं? 3 बातें करते हैं। 2 बातें आंतरिक अभिप्रेरणा की है और तीसरी बात किसकी है? बाहरी अभिप्रेरणा की। तो ये कहते हैं कि एक तो बात होती है यहां पर आंतरिक शक्ति की। किसकी बात होती है? आंतरिक शक्ति की। दूसरी बात होती है आपके आवश्यकता की। ये दोनों चीजें हो गई आपके आंतरिक अभिप्रेरणा की। और तीसरी बात होती है आपके वातावरण की। ये 3 नाम याद रखो। पहले पूरी परिभाषा पढ़ लेते हैं। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है? देखिएगा एक सेकेंड। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां, आवश्यकताएं उसके वातावरण में निहित की ओर निर्देशित होती है। मैंने आपको बताया था कि आपको जो है बिल्कुल भी पापड़ नहीं बेलने हैं। 3 लोग, ब्लेयर जोन्स सिम्पसन, शॉर्ट फॉर्म क्या? बीजेएस। कितनी बातें याद रखनी? 3 बातें। 2 आंतरिक अभिप्रेरणा की, 1 बाहरी अभिप्रेरणा की। आंतरिक शक्तियां, आवश्यकता, वातावरण। 3 लोग, 3 बातें। ब्लेयर जोन्स सिम्पसन, आंतरिक शक्तियां, आवश्यकता, वातावरण। कहानी खत्म। ये लो, इसको अंडरलाइन कर लो। आंतरिक शक्तियां पहली बात, दूसरी बात आवश्यकताएं और तीसरी बात वातावरण। इसके अलावा आपको कोई ध्यान ही नहीं देना। परिभाषा बेचारे लिख कर देंगे, आपको 3 कीवर्ड ढूंढने हैं। अगली परिभाषा आ रही है आपके गेट्स की। किसकी परिभाषा आ रही है? गेट्स की। मैंने आपको बताया था गेट्स कहता कि घर में हमेशा 2 गेट लगाओ, एक जो पूरा बंद हो जाए और दूसरा जाली वाला। और वो 2 गेट किसके लगा रहे हैं? एक आंतरिक अभिप्रेरणा का होगा, एक बाहरी अभिप्रेरणा का होगा। देखिएगा गेट्स क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। आपको इतना याद करना ही नहीं है। ये पहला गेट शारीरिक का और दूसरा गेट किसका? मनोवैज्ञानिक का। बस, इसके अलावा आपको याद रखना ही नहीं है। गेट्स घर में कितने गेट लगाने की बात करता है? 2 गेट। एक गेट आंतरिक अभिप्रेरणा का, दूसरा गेट बाहरी अभिप्रेरणा का। आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा गेट? कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की शारीरिक दशा होती है, दूसरा मनोवैज्ञानिक दशा होती है। तो शारीरिक दशा आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है, मनोवैज्ञानिक दशा बाहरी अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। देखो, शारीरिक दशा आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल, मनोवैज्ञानिक दशा बाहरी अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल। ये भी आप समझते रहो ताकि आपको पूछ लिया कि मनोवैज्ञानिक दशा निम्न में से अभिप्रेरणा का कौन सा प्रकार है, परिभाषा पूछी नहीं, गेट्स का नाम ही नहीं आया, तो आपको रटना नहीं है। क्योंकि शारीरिक जो दशाएं हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, जबकि मनोवैज्ञानिक दशाएं बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ये परिभाषा खत्म करने के बाद में अपनी अगली जो क्लास होगी उसमें मैं पूरा जो फोकस करूंगा वो आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा की एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जहां से एक क्वेश्चन 101% आएगा। ठीक है, तो यहां मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। बाकी मैं जब आपको इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा आपका वहां पर क्लियर हो जाएगा। गेट्स 2 गेट लगा रहा है, एक किसका? शारीरिक दशा, दूसरा मनोवैज्ञानिक दशा। बात खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा पानी पी लेता हूं। एक परिभाषा आपकी और बची है, वो लेके अपन कंप्लीट करेंगे। नाम क्या आ रहा है? लावेल। क्या नाम आ रहा है?
लावेल। देखो अभिप्रेरणा क्या है? एक आंतरिक प्रेरणा। मैंने आपको फिर बता दूं, अभिप्रेरणा के दोनों ही प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाहरी, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक अभिप्रेरणा है। जब तक व्यक्ति आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होगा तब तक बाहरी अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। तो सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है, तभी बाहरी अभिप्रेरणा उसके काम आएगी, अदरवाइज काम ही नहीं आएगी। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा बाद में। तो अभिप्रेरणा क्या है? एक आंतरिक प्रेरणा है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है और ऐसी क्रिया की और गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्ट कर सके। लावेल, ला मतलब लेके आ। तो अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक दशा है। अभिप्रेरणा क्या है? यहां पर आंतरिक प्रेरणा है ये, जो क्या करती है? किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है, और ये कब तक बनी रहती है? जब तक कि आवश्यकता की क्या नहीं हो जाती? पूर्ति। वापस बता रहा हूं, लावेल, नाम क्या है? लावेल। लावेल कौन सी अभिप्रेरणा की बात करता है? केवल आंतरिक अभिप्रेरणा की। इतना ही याद रख लोगे तब भी आपकी परिभाषा राइट हो जाएगी। महत्वपूर्ण है परिभाषा, इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, देख लीजिएगा एक बार वापस, याद भी मैं आपको करवा दूंगा। नाम क्या परिभाषा देने वाले का? लावेल। और लावेल क्या कहते हैं कि यह आंतरिक प्रेरणा है। अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। इतना याद हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आगे याद करना समझने वाली चीज है। यह आंतरिक अभिप्रेरणा किसकी उपस्थिति में उत्पन्न होती है? किसी आवश्यकता की उपस्थिति में, किसी आवश्यकता के कारण उपस्थित होती है। और ये कब तक चलती है? जब तक कि उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती, जब तक कि आपकी आवश्यकता संतुष्ट नहीं हो जाती। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या करेगी? आवश्यकता को उत्पन्न करेगी, और वो तब तक रहेगी जब तक कि आवश्यकता संतुष्ट नहीं हो जाती, जब तक कि आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती। आंतरिक प्रेरणा, आवश्यकता उत्पन्न और आवश्यकता की संतुष्टि। आंतरिक प्रेरणा, उसके कारण आवश्यकता उत्पन्न हुई, और फिर आपने क्या किया? उस आंतरिक अभिप्रेरणा ने आपको तब तक जारी रखा जब तक कि आवश्यकता की क्या नहीं होगी? संतुष्टि। तो देखो अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। ऐसा किसने कहा है? लावेल ने। इतना ही याद रख लो, इससे ज्यादा याद रखना है तो ये याद रख लो, किसकी उपस्थिति में उत्पन्न होती है? आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। दो चीजें याद रख लो। लावेल कहता है कि अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। इतना याद रख लोगे ना? लावेल, अभिप्रेरणा आंतरिक प्रेरणा है जो आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने अभिप्रेरणा का अर्थ पढ़ा, 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। साथ ही हमने अभिप्रेरणा की जो परिभाषाएं हैं वो पढ़ी, जिससे आपका अर्थ और ज्यादा क्लियर हो गया। साथ ही साथ मैंने आपको उन परिभाषाओं को कॉन्सेप्चुअली समझाया भी कि ये कैसे मतलब अप्लाई करके आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।